क्राइम पेट्रोल सतर्क यूपी स्पेशल के आखिरी सप्ताह में आप सबका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद में हैं। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, रेवड़ियां बांटना अच्छा है, लेकिन गलत हाथों में पड़ने और गलत इस्तेमाल का खतरा इसमें हमेशा बना रहता है, चाहे आर्थिक सहायता हो या कानूनी अधिकार। कई बार किसी इंसान के गलत इरादे इनका नाजायज फायदा उठाते हैं। हेलो, किसका नंबर है ये? गिरीश चौहान। कौन बोल रहा है? गिरीश चौहान, आप कौन बोल रहे हैं? चौहान है, ऊंची जात वाला। ये बात मालूम थी तुम्हें ज्योति? और आशा तुम्हें पता थी ये बात? नहीं, बस बाजार से लौटते वक्त उसने एक दो बार हम लोगों को घर छोड़ा था। देखो ज्योति, दूर रहना उस लड़के से, बताए दे रहे हैं हम। ज्योति, हमको मालूम है कल हमको फ़ोन तुम्हारे पिताजी किए थे। हाँ, तुमसे फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ लिया उन्होंने हमें, और फिर तुम्हारे नंबर पर फ़ोन किया। अच्छा चलो ना, हम तुम्हें तुम्हारी गली के बाहर तक छोड़ देते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ पता है? मेरी दोस्त ने तो उसे ऐसे मारा कि वो तो गिर गई नीचे। हमारी बात भेजे में घुस गई ना ज्योति? पीठ पीछे कोई गुल तो नहीं खिला रही हो? नहीं पापा। लो, 15 रुपये? ये क्या ललित भाई? हाँ, एक बोरी का 5। अरे कैसी बातें कर रहे हो ललित भाई? 10 रुपये तो बनता है। अरे ये 5 का 10 कब से हो गया? हे ललित भाई, ये सब नहीं चलेगा। 10 रुपये बनता है, पूरे 10 रुपये दो। और छोटा आदमी समझ के शोषण मत करो हमारा, समझे? लाओ, ये वापस दो। लो 30 रुपये, जाओ। ललित भैया, इसको आगे से मत बुलाना। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बाकी को भी ठगता है और सबको यही धमकी देता है, छोटा आदमी है, अत्याचार और न जाने क्या क्या बोलता है भैया। ठीक। अपने पिताजी से मिली चेतावनी के बावजूद भी ज्योति ने गिरीश से मिलना बंद नहीं किया। गिरीश ज्योति के करीब आ चुका था, लेकिन एक दिन इसी करीबी ने अपनी हद पार कर ली और जुर्म की जड़ में पहुंच गई।
पता था हमें। वो कमीना हमारी बेटी के पीछे इसीलिए पड़ा था। बहुत समझाया साहब कि चौहान है, ऊंची जात वाला है, मत पड़ो उसके चक्कर में, खेल रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं मानी साहब। बेटा क्या किया था इस गिरीश चौहान ने तुम्हारे साथ? कहाँ ले गया था तुम्हें? कोई हॉस्टल बता रही थी साहब। कहाँ ले गया था बेटा? और फिर वहां एक बिल्ली सामने आ गई। ज्योति, हमें हॉस्टल में हमारे दोस्तों के पास कुछ काम है। तुम भी साथ में क्यों नहीं चलती? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर हम तुम्हें तालाब ले जाएंगे और फिर घर छोड़ देंगे। ठीक है। चले? अरे आओ, यहीं पे ही है। आओ ना ज्योति, आओ। ज्योति, ये हमारे दोस्त हैं और ये ज्योति है। आओ ना ज्योति, हम साथ में बैठते हैं, कुछ अच्छा वक्त बिताते हैं। रोते रोते घर आई थी, अपनी माँ को बताया 3 लड़के थे, बलात्कार किया इसके साथ। अब हम छोटी जात में पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊंची जात वाले हमें इंसान ना समझे। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ जो मन में आए करते रहे। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, मुश्किल से पेट पालते हैं। साहब होंगे चौहान, होंगे ऊंची जात वाले, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बच्ची को बहुत कुछ सहना पड़ा है साहब। बेटा ये जो 2 लोग और थे गिरीश चौहान के साथ, ये कौन थे? तुम जानती हो उन्हें? पहले कभी मिली हो उनसे? एक मिनट भैया। जी गिरीश चौहान जी वो हमारा छोटा भाई है। क्या बात है साहब? है कहाँ वो? अंदर ही है, लेकिन बात क्या है साहब? बाहर निकालो, बताते हैं बात क्या है। साहब, लेकिन हम किए क्या है साहब? थाने चल, सब पता चल जाएगा। साहब क्या किया हमारे बेटे ने साहब? बलात्कार, वो भी एक छोटी जात की लड़की का। लेके चलो। साहब हम साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। ये ऐसा नहीं कर साहब हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है साहब। साहब कुछ नहीं किया हमारे लड़के ने साहब। हमारा गिरीश ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना कहे थे इसे, दूर रहो उस लड़की से। साहब ज्योति हमारी दोस्त थी साहब, मुझे ज्यादा ऐसा वैसे कुछ नहीं किया साहब। साले दोस्त थी? बोल वो 2 लौंडे कौन थे जिनके साथ मिलके तूने उस लड़की का बलात्कार किया? कौन 2 लड़के साहब? उसे किसी हॉस्टल नहीं ले गए, ये सब झूठ है। साहब तुम लोग कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारा लड़का माफी के लायक नहीं है। और जब तक वो सारा सच नहीं उगल देता कि कौन कौन उसके साथ था, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान कसम साहब, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, उसने तुम्हें बताया कि एक लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा था? नहीं ना? तो साहब हमारा गिरीश ऐसा नहीं है साहब, उसकी दोस्ती हो गई उसके साथ, लेकिन ऐसा बुरा काम वो नहीं कर सकता है साहब, नहीं कर सकता है। क्यों? उसने कसम खाई थी कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। परवेज, FIR बना, लिख IPC 376 रेप, वो भी एक छोटे जात की नाबालिग लड़की के साथ। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट पर अत्याचार की धाराएं भी डाल, ताकि सपने में भी जमानत की ना सोच सके। अरे ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। साहब सर, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रेप की पुष्टि नहीं हो पाई है।
और जोर ज़बरदस्ती के कोई निशान भी नहीं मिले। केस दर्ज हो चुका है परवेज, जांच तो हमें करनी होगी। सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि लड़की नाबालिग है और छोटी जात की भी है। ऐसा करते हैं, लड़की के बयान के आधार पर जांच शुरू करते हैं। चलो हॉस्टल चलते हैं। बेटा, हमें उस कमरे में ले चलो जहां उन लोगों ने सब किया था। चलो बेटा। चलो। सर, हर लड़के का रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में है। ऐसा होना बेटा, बहुत मुश्किल। इसे देखो, ये था वो। ठीक है, तुम जाओ, तुम आओ, इसे देखो, जाओ, तुम आ जाओ, इसको देखो बेटा। ठीक है, जाओ तुम आओ, इसको देखो। तुम आ जाओ, इसको देखो। सर, बस यही लड़के हैं जो यहाँ रहते हैं, बाकी नीचे की मंजिल तो पूरी खाली है। तो जरूर किसी ने अपना कमरा दिया होगा इस्तेमाल करने के लिए। सर, सबसे बात की, लेकिन गिरीश चौहान को कोई नहीं जानता। सर, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब कैसे हुआ, और किसी ने भी तो ऐसा कुछ देखा सुना नहीं। बेटा, यही हॉस्टल था ना? साहब, 14 साल की मासूम बच्ची है, उन कमीनों ने इसका फायदा उठाया, और अब इसे ही साबित करना पड़ेगा कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ। बाबा, हम भगवान कसम खा के कहते हैं, हम ऐसा कुछ और नहीं किया है। वो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? जब उस लड़की के बाप ने उस लड़की को मना किया, तुम्हें भी मना किया था, फिर उस लड़की के पीछे जाने की क्या जरूरत थी? बाबा, वो हमारी दोस्त थी, उसके लिए हमारे मन में कुछ और गलत नहीं था। पुलिस कह रही तो यहाँ से बाहर नहीं आने देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते बाबा, हम कुछ और नहीं किया। बाबा, ऐसे बाहर निकालो अम्मा, हम कुछ और नहीं किया अम्मा। पुलिस गिरीश चौहान के साथियों की तलाश में थी। गिरीश चौहान पे दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो लगातार यही कह रहा था कि ना तो उसने और ना ही उसके किसी दोस्तों ने ज्योति के साथ कुछ भी किया है। और फिर एक और ऐसा झटका लगा जिसने गिरीश के परिवार को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। साहब, अब वो हमारी बेटी की जान लेने पर तुल गए। कब हुआ ये? कल साहब, हमारी बीवी और बेटी ज्योति बाजार से आ रहे थे।
उसके बड़े भाई मुकेश ने मोटरसाइकिल चढ़ाकर जान लेने की कोशिश की इसकी। और कितना जुल्म करेंगे हम पर साहब। पहले छोटा भाई हमारी बेटी के साथ बलात्कार करता है, अब उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए हमारी बेटी को मार डालना चाहता है। कितना अन्याय करेंगे हम पर। साहब नहीं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। साहब जाने दो साहब। साहब कह रहा हूँ साहब, वो लोग हमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं साहब। जाने दो साहब। सोच कर रहे हो तुम लोग? अपने बेटे को जमानत नहीं दिलवा सके तो लड़की को मरवा के केस बंद करवा दोगे? नहीं सोमनाथ, अब तो तुम और भी गहरे दलदल में फंसोगे। तुम्हारे इस बेटे पे हत्या की कोशिश का इल्जाम लगेगा। आई बात समझ में? साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं साहब, हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा साहब। साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, वो लोग हमको फंसा रहे हैं साहब। साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। परसों तो बाजार गया था ना? बाजार? हाँ साहब, वो हमारा रोज का रास्ता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बेफजूल किसी को भी टक्कर मार दें। किसी को भी? अरे ये वही लड़की है जिसका तुम्हारे भाई ने रेप किया था, और तुम्हारा उसे टक्कर मारने के पीछे मकसद एकदम साफ था। सोमनाथ, तुम्हारे दोनों बेटे मुश्किल में हैं। एक ने रेप किया है और अपने साथियों के नाम भी नहीं बता रहा है, और दूसरा गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या की कोशिश के इल्जाम में गया अंदर। लेकिन साहब दोनों ही अपराध गंभीर हैं, छोटी जाति के खिलाफ किए गए अपराध। तुम तो जानते हो इसके कानून कितने सख्त हैं, छोटी जात के खिलाफ अन्याय करना। और तुम्हारे बेटों ने एक बार नहीं, दो बार ये अपराध किया है। साहब वो लोग ऐसा नहीं कर सकते साहब। ये सब अदालत में बोलना, हालांकि वहां तुम्हारा हारना तय है। हम तो बस तुम्हें आगाह करना चाहते हैं कि सपने में भी उस परिवार को परेशान करने का मत सोचना। बस हो गया बेटा, हो गया, बस। क्यों वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? आखिर किस जन्म का बदला ले रहे हैं वो हमसे? जगदीश, कानून उन लोगों से सख्ती से निपटेगा। साहब, पहले छोटे बेटे ने हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, फिर उसके बड़े भाई ने उसे जान से मारने की कोशिश की। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उसके माँ बाप हमारी बेटी के साथ कुछ और गलत नहीं करेंगे? जगदीश, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके दोनों बेटे हमारी हिरासत में हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं करेंगे। साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी दोनों बेटियों को पुलिस सुरक्षा दे दो बस। देखो जगदीश, हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षा तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमने उन्हें अच्छी तरह से अड़काया है। वो तुम्हारे परिवार से दूर ही रहेंगे। वो हमारे परिवार को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, हमारे बेटों के साथ ऐसा नहीं कर सकते वो। दीदी, हम जरा पानी पी के आते हैं। जगदीश अपनी बेटियों को लेकर काफी डरा हुआ था, खासकर ज्योति को लेकर जो पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। और फिर एक दिन उसका ये डर सच साबित हो गया। क्या? साहब, रात भर हमने पूरे गांव में ढूंढा, हमारी बेटी कहीं नहीं मिली। कब हुआ ये? वो प्रीति के साथ घर से बाहर खेल रही थी, तब प्रीति पानी पीने घर के अंदर गई, तब ज्योति बाहर अकेली थी। फिर प्रीति जब बाहर आई तो ज्योति वहां नहीं थी। दीदी, दीदी, दीदी। हम शाम को जब घर लौटे तब पता चला कि ज्योति गायब है। ज्योति नहीं मिल रही है। क्या? क्या मतलब नहीं मिल रही है? ज्योति और प्रीति बाहर खेल रहे थे, 1-2 मिनट के लिए प्रीति अंदर आई और जब वो बाहर गई तो ज्योति वहां नहीं थी।
पता नहीं कहाँ चले गए। ज्योति, तुम जरा इधर देखो। ज्योति, 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 ज्योति। साहब हम ज्योति को लेकर डरे हुए थे। हमने आपसे पहले भी कहा था और देखिए वही हुआ। इन्हीं लोगों ने हमारी बच्ची का अपहरण किया है। साहब जल्दी से ज्योति को ढूंढिए, वरना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। साहब ये क्या साहब, हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ, ज्योति कहाँ है? किधर छुपाया उसे? हम अपने दोनों बेटे को छुड़ाने की कोशिश में लगे हैं। इस हालत में क्या हम ऐसी हरकत करेंगे? ज्योति कहाँ है वो बता दो सोमनाथ। उसका अपहरण करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर सोच रहे हो कि कुछ रुपए निकलवा लोगे और अपने बेटों को छुड़वा लोगे या जगदीश को मजबूर कर दोगे केस वापस लेने के लिए, तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो अपने। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा और फंस जाओगे तुम। बोलो कहाँ है वो? क्या मजाक है साहब, हमने कुछ नहीं किया है। वो लोग ना जाने क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं। बिना कुछ किए हम भुगत रहे हैं। हद हो गई साहब अब तो। इतना याद रखो, इन सभी धाराओं के ऊपर छोटी जात पर अत्याचार की धाराएं और लगेंगी। बहुत गंभीर जुर्म है ये। गांव का एक एक घर छान मारो। जी सर। समझ में नहीं आता ये परिवार इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गया है। मामला उछलेगा सर। 2-3 मीडिया वालों का भी फोन आया था। लगता है लड़की के पिता ने खुद जाकर मीडिया से बात की। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय हम ज्योति के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ज्योति जो इतनी कम उम्र में एक के बाद एक इतने घिनौने अपराधों का शिकार बनी। पहले उसका बलात्कार हुआ, बाद में आरोपी के भाई ने उस पर जानलेवा हमला किया और अब उसका अपहरण हुआ है। पुलिस ने इन सारी बातों को लेकर चुप्पी साधी हुई है। कानून की खिल्ली उड़ाने की सारी हदें पार हो चुकी है और अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि कुछ नेता ज्योति के पिता जगदीश और उसके परिवार से मिलने आ रहे हैं इन लोगों का सपोर्ट करने के लिए। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, जब इन अपराधों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे? जगदीश जी, आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दुख है हमें और हमारी पार्टी को। हम आपके साथ हैं। हम पूरी व्यवस्था से आपके लिए लड़ेंगे। आपको इंसाफ दिलाएंगे ना। ये मुद्दा हम असेंबली तक उठाएंगे। आपकी बिटिया का बाल तक बाका नहीं होने देंगे, ये वादा है हमारा आपसे। जगदीश जी, हमारी सरकार नहीं है तो क्या हुआ? आपकी असल चिंता तो सिर्फ हमें ही है। हम लड़ेंगे, न्याय दिलाएंगे आपको। ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि अरे आप चिंता काहे करते हैं? हम है ना आपके साथ। अवस्थी लड़की मिली? कहाँ तक पहुंचा केस? सर पूरा गांव छान मारा है। हम जी जान से लगे हैं। लड़की मिल जाएगी सर। हर हाल में लड़की जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। ये नेताओं और संस्थाओं का अखाड़ा बनता जा रहा है। और याद रखो, सबसे ज्यादा गालियां हमें ही पड़ेंगी। सर हम आपको भरोसा दिलाते हैं, बहुत जल्द लड़की मिल जाएगी। एक दिन के अंदर अंदर लड़की को सामने लाओ। अगर उससे कुछ हो गया ना तो सारा ठीकरा हमारे ही सर फूटेगा। जी सर। सर सारे खबरी काम पे हैं। ज्योति गांव में तो पक्का नहीं है। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये सोमनाथ का परिवार कोई पैसे वाला परिवार भी नहीं है, फिर ये लड़की के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है? सर एक बात अजीब है, जगदीश और उसकी बीवी ने ज्योति को पूरे गांव में घर घर जाके ढूंढा, लेकिन जब हमने पूछा तब गांव में किसी को भी ये पता नहीं था कि ज्योति गायब है। तो फिर इन्होंने ज्योति को ढूंढना कहा था और किसी ने जबरन ज्योति को ले जाते हुए भी नहीं देखा। जो भी हो परवेश, लड़की तो गायब हुई है। नहीं मिली तो जवाब हमें ही देना होगा। साहब हम कोई रेप नहीं किए साहब, और किसी दो लड़कों को नहीं जानते साहब। देखो गिरीश, तुम्हारे साथियों ने मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लिया है। अब मामला बहुत बढ़ चुका है, तूल पकड़ चुका है। अब भी अगर तुम ना माने, सच ना उगला तो समझ लो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। हम आपको कैसे समझाएंगे? ज्योति हमारी दोस्त थी,
हम उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किए। हम क्यों अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ गलत काम करेंगे? इसके माँ बाप को लेके आओ, अब वो करेंगे इसका भुगतान। ऐसा क्या करें कि आप हमारी बात मान लें? सर पटक पटक कर बोले कि हमने कुछ नहीं किया। ये काम पे भी नहीं जा पा रहे, बच्चों की चिंता में घुले जा रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते साहब? अगर लड़की नहीं मिली और उसे कुछ हुआ तो समझ लो बड़ी मुसीबत में हो, बहुत बड़ा केस ठुकेगा तुम लोगों पर। एक तरफ तो आप डरा रहे हो, दूसरी तरफ वो जगदीश हमें धमका रहा है। हम बीच में पिस रहे हैं, हमारी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, हम भुगतते जा रहे हैं बस। जगदीश धमका रहा है? किस लिए? पैसों के लिए। क्या? वो इस बात का फायदा उठा रहा है कि वो छोटी जाति का है और हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? हम भी तो छोटी जाति के हैं। ये देखिए साहब, ये देखिए। हमारे बेटे गिरीश के पकड़े जाते ही वो हमारे पास आया था, पैसे मांग रहा था। बहुत लंबे टाइम के लिए जेल में जाएगा तुम्हारा बेटा। अगर तुम चाहते हो कि हम केस वापस ले लें तो फौरन 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करो और दे दो। क्या? रेप का चार्ज है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा तुम्हारा लड़का। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो मुसीबत कैसी? उम्र निकल जाएगी जेल में। सोच लो, एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। इतना बड़ा बवाल खड़ा करूँगा ना कि मुसीबत के दलदल में फंसते ही चले जाओगे तुम। हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक लड़का तो सड़ रहा है जेल में और जो दूसरा बाहर खुला घूम रहा है ना, इसको भी फंसा देंगे। और याद रखना, ये बात किसी से कहना मत। जितने मंत्री और पत्रकार हैं ना, सब हमारे साथ हैं। हमारे बेटे मुकेश ने भी कुछ नहीं किया है, उसे भी झूठा फंसाया गया है। जगदीश फिर आया था हमें धमकाने के लिए। जगदीश, क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हमने तुमसे कहा था ना पैसे दो, तुमने सुना नहीं। अब एक मौका तुम्हारे पास और है, पैसे दो, हम केस वापस ले लेंगे। हमारे पास नहीं है पैसे। हमारे बेटे ने तुम्हारी बेटी से सिर्फ दोस्ती की, इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। भाषण मत ठोको, पैसे दो नहीं तो झेलो। मुसीबतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएंगी, कम होने वाली नहीं है। वो जगदीश हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और हम ऐसे जुर्म की सजा भुगत रहे हैं जो हमने कभी किए ही नहीं। काका, हम घर कब वापस जाएंगे? जल्दी बेटा, तुम्हारे बाबा का भी फ़ोन नहीं आया ना, उनका फ़ोन आते ही तुम्हें घर छोड़ देंगे। ठीक है? खाओ खाओ, बिस्कुट खाओ। तो जगदीश फिर से आया, पता करने तफ्तीश कहाँ तक पहुंची। परवेज, ज्योति की फोटो हर थाने में पहुंचा दो। सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है ताकि पता चल सके कि असल सच्चाई क्या है। और हाँ, तफ्तीश कहाँ तक पहुंची ये बात जगदीश को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। 3 दिन हो गए साहब, कहाँ है हमारी बेटी? हम ढूंढने में लगे हैं जगदीश, मिल जाएगी जल्दी। कब ढूंढेंगे? जब सोमनाथ उसे मार देगा तब। तुम ये कैसे कह सकते हो जगदीश कि सोमनाथ के परिवार ने उसको अगवा किया है? साहब, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको शक है? आपको तो पता है कि कैसे वो हमारे परिवार के पीछे पड़े हैं, जीना हराम कर रखा है हमारा। ठीक है, हम पूछताछ करते हैं, तुम फिक्र मत करो, जल्दी मिल जाएगी तुम्हारी बेटी। कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। हम आपके पास पहले भी आए थे और कहा था कि हमारी बेटी की जान को खतरा है, पुलिस सुरक्षा दे दो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी और आप लोगों की वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है।
ए लड़की, इधर आ। हाँ, क्या कर रही है यहाँ? घर जाना है हमें। कहाँ है तुम्हारा घर? जनतापुर। तुम्हारा नाम ज्योति हलजर है ना? ज्योति जिस आदमी के साथ रह रही थी उसके साथ भटकते भटकते वो तंग आ चुकी थी। आखिरकार वो अपने घर जाने के लिए भाग निकली और गश्त कर रही पुलिस को वो रास्ते में मिली। कई अपराधों की सच्चाई का खुलासा अब होने ही वाला था। देखो बेटा, घबराओ मत, फिक्र की कोई बात नहीं। बेटा हमें सब कुछ बताओ कि कहाँ थी तुम। देखो बेटा, डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? चल बेटा, जल्दी चल। पर कहाँ? अरे हमने बोला ना, चल जल्दी कर। बेटा ज्योति, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे काका। जाओ उनके साथ। जाए? बाबा कहाँ? ये तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे। और जब हम फोन करेंगे तब तुम वापस आ जाना। पर बाबा। ज्योति, हमने कहा ना जाओ, देखो इसी में तुम्हारी भलाई है। तो तुम्हें तुम्हारे बाबा ने अपने दोस्त के पास भेजा था? अच्छा ज्योति बेटा, मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी थी? बेटा ये चोट तुम्हें रिक्शा के एक्सीडेंट में लगी थी? मतलब मुकेश ने तुम्हें टक्कर मारी ही नहीं, जैसे पहले तुम्हारे बाबा ने कहा था। बेटा गिरीश ने गलत काम किया तुम्हारे साथ, तुम्हें हॉस्टल ले गया था वो। क्या उसके दोस्त भी थे वहां? कुछ भी बोलो। हैं? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं बोले? कुछ तो बोले होंगे तुमको। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, अपने बाप की बात नहीं सुनी। अब हम जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगी, समझ गई? अभी हम पुलिस चौकी चलेंगे, वहां गिरीश और उसके परिवार को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। और अब हम जैसा कहेंगे और जो करेंगे तुम चुपचाप वही करोगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। ये हमारे असली बाबा नहीं है, हम नहीं जानते हमारे असली बाबा का क्या हुआ। लेकिन जब इन्हें हमारी और गिरीश की दोस्ती का पता चला, इन्होंने हमें बहुत डराया, धमकाया, उससे दूर रहने को कहा। हमें इनसे बहुत डर लगता है। ये गिरीश के भी घर गए थे, उसके परिवार वालों से झगड़ा किया,
लेकिन हमें गिरीश अच्छा लगता है, इसलिए हम उससे मिलते रहे और ये बात उन्हें पता चल गई। तुम्हारे बाबा ने जहाँ तुम्हें भेजा था वो कौन था? हम नहीं जानते, लेकिन वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं था। बाबा ने बस कहा था कि वो उनके दोस्त है। वो आदमी हमें गलत सलत छूता था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और इसलिए हम वहाँ से भाग गए। बेटा उस आदमी ने कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? नहीं, वो ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही हम वहाँ से भाग गए। ज्योति मनगढ़ंत कहानी बक रही है। जरूर आपने इसको भड़काया होगा। सौतेला बाप हूं तो क्या हुआ, भला चाहता हूं उसका। देखिए आप केस को उल्टा कर रहे हैं। उल्टे तो तुम्हारे इरादे हैं जगदीश। सरकार ने छोटी जातियों की भलाई के लिए जो कानून बनाए उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तुमने। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कानून का सहारा लिया। झूठ है ये सब। ज्योति हमें सब कुछ बता चुकी है। अरे वो तो मासूम बच्ची है, वो तो वही बोलेगी ना जो आप लोग सिखाओगे। वही तो किया था तुमने पहले। और माफ करना, हर कोई तुम्हारी तरह उल्टी खोपड़ी का नहीं होता है। आप इस तरह से हमें चुप नहीं करा सकते हो। आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। एक मासूम बच्ची को गलत सलत पट्टी पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हम उसके बाप हैं और एक छोटी जात के आदमी का शोषण करना इतना आसान नहीं है। छोड़ूंगा नहीं, देखना आप ऊपर तक जाएंगे। हमारी लड़ाई चलती रहेगी, सब जानता हूं मैं। गिरीश और उसके बड़े भाई मुकेश के खिलाफ लगी एफआईआर हटा दी गई है, लेकिन अब तक जगदीश ने यह मंजूर नहीं किया है कि उसने अपने फायदे के लिए ये इल्जाम लगाए थे। गलत जानकारी और झूठे आरोप लगाकर किसी पब्लिक सर्वेंट की कानूनी ताकत को किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से इस्तेमाल करने के लिए अब जगदीश पर पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं। लेकिन अभी तक पुलिस ने जगदीश को हिरासत में नहीं लिया है। रिपोर्ट अभी अदालत में है और आगे की जांच के लिए अदालत के आदेश का इंतजार है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। कानून की कुछ खास धाराएं शोषित, वंचित, पीड़ितों और दलितों के लिए है और उसकी खास वजह है। लेकिन इस कानूनी ताकत का इस्तेमाल जब कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर इन गलत इरादों के लिए कौन जिम्मेदार है? जांच की प्रक्रिया होना जरूरी है, जो गहरी हो, जिसमें हर पहलू देखा जाए, फिर उस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाए। बलात्कार, हमला, अपहरण, ये सब गंभीर अपराध हैं और उनसे पूरी गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है। लेकिन सीधे आसानी से किसी नतीजे पर जल्दी से कूद जाना क्या इसका हल है? नेता अपने घड़ियाली आंसू बहाने आ जाते हैं। अगर वो हमदर्दी दिखाने ना जाएं तो मीडिया उनकी जमकर खिंचाई करता है। मीडिया भी ज्यादातर घटनाओं की जानकारी देने से ज्यादा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी रखता है। इस तरह से पुलिस पर कुछ ना कुछ जल्दी से कर दिखाने का दबाव अक्सर बना रहता है। तारीफ के काबिल बात यह है कि इस केस में इतने दबाव के बावजूद पुलिस ने संभल कर कदम उठाए थे। जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीद से एकदम अलग थी। सिर्फ सुनी सुनाई बातों से और हमें जो दिखाया जा रहा है उस आधार पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो सुनाया दिखाया जा रहा है असलियत उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। इरादे एकदम उल्टे हो सकते हैं। हबीब, नजीब, उधर मत जाओ, इधर ही खेलो।
अरे कहा ना, सुनते काहे नहीं हो? हम उधर नहीं जा सकते। किसी ने हमको देख लिया ना तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलो इधर आकर खेलो। रेहान भाईजान, रात में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। शहनाज, आटा आलू तो बचे थे ना? कहा भाईजान, जो था वो मैंने बना दिया, अभी कुछ नहीं बचा है। हम कुछ करते हैं, देखें अगर कोई कुछ काम दे दे तो अच्छा रहेगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे मना किया था ना कि इस तरफ मत आया कर। हमें कोई काम दे दो बड़े अब्बू। तुझे काम दे दो? अरे अगर किसी ने तुझे यहाँ देख भी लिया तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। जा यहाँ से, जा। हमारे पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है। 4 दिन से शहनाज, हबीब, नजीब ने ठीक से खाना नहीं खाया है। ठीक है, मैं तेरी बड़ी अम्मी से कह दूंगा, वो जाकर तुम लोगों को खाना दे आएगी। अब जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुन इमरान, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये यहाँ पर आया था। जी। लो, इसमें कुछ रोटियां सब्जी है, रखो। और दोबारा ना दुकान पर मुंह उठाकर मत आना। चार बच्चे कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र के पास रह रहे थे। उनका घर पास में ही था, लेकिन उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो अपने घर में जाकर रह सकें। ना तो कोई उनसे बात करने को तैयार था और ना ही कोई काम देने को। उनकी ज़िंदगी बस लोगों की दया और तरस पर कट रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें गाँव से निकाला गया है, लेकिन किस लिए? अशफाक, ये वोटिंग रजिस्टर नहीं है, दूसरा दीजिए, जनगणना काम है ये। लीजिए। अरे अभिदा के यहाँ लड़का हुआ है पर उसका सर्टिफिकेट तो यहाँ लगा ही नहीं है। लो भैया, अब उसने नहीं लगाया तो इसमें हमारी क्या गलती है? पर जनगणना में तो देना होगा ना। हम दीप्ति मैडम को बता देते हैं।
अब देखो वो क्या करती हैं, बगैर सर्टिफिकेट के वो लेंगी कि नहीं लेंगी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं दीप्ति जी। मैडम, वैसे तो आप जनगणना के काम से आई हैं, लेकिन कुछ और भी काम है। एक बार आप देखकर बड़े अधिकारियों से बात कर लीजिए तो सबकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये काम निपटा लेते हैं फिर। ठीक, आइए ना, बैठिए। बैठिए बैठिए। पिछली बार से इस बार कुल 12 नाम जुड़े हैं और 14 नामों को हटाया गया है। जी, अब इस दुनिया में आना और इसे छोड़कर जाना इंसानों के हाथ में थोड़ी ना होता है। दीप्ति जी। हाँ बोलिए सुदेश जी। बताइए ना, क्या बात है? दीप्ति जी, जिन 14 लोगों के नाम काटे गए हैं उसमें 4 लोग मरे नहीं हैं, उनके नाम जबरदस्ती काटे गए हैं। लो भैया, इनके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। अपनी गांव की बात का ढिंढोरा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हाँ तो पूरी दुनिया को भी तो पता चले इस गांव के फैसले का। कैसा फैसला? जी उन 14 लोगों में 4 लोग अभी भी इसी गांव में रह रहे हैं। तो फिर उन चारों का नाम इसमें दर्ज क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? कोई क्या कर सकता है, पंचायत का फैसला था। सिर्फ पंचायत ही क्यों, रिश्तेदारों ने भी इसमें हामी भरी थी। अशफाक, जाओ और कासिम भाई को बता उनके सुदेश ने क्या रायता फैला दिया है। अरे मैडम जी रुकिए रुकिए रुकिए, इन लोगों से दूर ही रहिए। क्यों? इन बच्चों का तो घर है ना, फिर ये यहाँ क्यों रह रहे? और इनका घर बंद क्यों पड़ा है? अरे मैडम जी, आप काहे इन पछड़े में पड़ रही हैं? ये गांव का मामला है और आपको हमारे निजी मामले में पड़ने की जरूरत नहीं। काशिम इनके चचा हैं और इन जिंदा बच्चों को उनके घर से निकालकर कब्रिस्तान में फेंकने के फैसले में इनकी भी रजामंदी थी। अरे लेकिन बात क्या है? आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? ऐसा क्या कर दिया इन बच्चों ने जो आप इन्हें ऐसे सजा दे रहे हैं? अरे ये मारे खुद तो मरेंगे ही, साथ में हमको भी अपने साथ ले जाएंगे। मतलब? मैडम इनको एड्स है, वो HIV वाला। एड्स? लेकिन आप लोगों को कैसे पता? मैडम जी, अल्लाह के वास्ते इन सब चीजों से आप दूर रहिए। आप जनगणना के लिए आई हैं ना, आपका दिल करे तो जिंदा लोगों में इनको भी गिन लीजिए, लेकिन हमारे लिए ये मर चुके हैं बस। और इस बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को अपनी तरह से रहने दीजिए बस। सुदेश जी के पेट में काहे दर्द हो रहा है? अरे जो भी है जैसा भी है, हम ही तो कर रहे हैं ना बच्चों का। अरे पगला गए हैं सुदेश जी, और साथ में मजहर का भी दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। एक तो नेकी करो, ऊपर से जूते भी खाओ। अरे पाल रहे उन्हें, क्या इतना काफी नहीं है? ऐसा लगता है हम लोगों ने ही कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया।
यू नो, तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि आज तक उन लोगों ने उन बच्चों का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया। बस ये मान के बैठ गए कि उन्हें एड्स है। व्हाट? पर बिना टेस्ट के वो लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं? गॉड नोस। फिर भी वो लोग उन बच्चों को कब्रिस्तान में कैसे रख सकते हैं? आशीष, तुम अपने न्यूज़पेपर में इन बच्चों के ऊपर कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखते? देखो ना अपने एडिटर से बात करके, हो सकता है वो इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। सी, अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये न्यूज़ पहुंचा पाऊंगी। हमें उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। हो सकता है ये सब करने से ही कोई बात बन जाए। हाँ मम्मी, आई थिंक आई डू इट। लेकिन पहले मैं जाके उन बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे इस बारे में थोड़ी और डिटेल पता चल सके। दैट्स अ गुड आइडिया। थैंक गॉड, गांव से किसी ने तो मुझे ये बात बता दी, वरना मैं तो अपना काम करके आ जाती और मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। यू नो, सबसे सैड पार्ट क्या है? आज गांव के ग्रोथ के लिए कितने सारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई रिमोट विलेजेस हैं जिनके लिए ये सब प्लान्स बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि विकास की कोई भी योजना इन तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बस खुद में और अपनी पंचायत में सिमट कर रह जाते हैं। मैं अपने एडिटर से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो स्टोरी में इंटरेस्टेड हो। रेहान शेख जी, मैं आशीष हूँ, दीप्ति गुप्ता का बेटा। वो जो कल यहाँ आई थी ना, मैं एक रिपोर्टर हूँ, एक अखबार के लिए लिखता हूँ। मैं यहाँ पर ये जानने के लिए आया हूँ कि गांव वाले ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम लोगों को एड्स है, और उन्होंने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मजबूर क्यों किया है। देखो, शायद मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकूँ, तो क्या तुम लोग मुझे बताना चाहोगे आखिर हुआ क्या था? हाँ, अब बताओ। वो कब्र मेरे अब्बू मरहूम मंसूर शेख की है। अब्बू ट्रक चलाते थे। बहुत घूमते थे अब्बू, अलग अलग शहरों में, जहाँ उनका काम उनको ले जाए। हमारी अम्मी यही गांव में ही किराने की दुकान चलाती थी। हम और शहनाज गांव में ही पढ़ने जाते थे। यहीं पास में हमारा घर भी है। ये हबीब और नजीब, ये दोनों भी स्कूल जाते थे। 2 साल पहले एक दिन अब्बू जब घर आए तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रहे थे। बहुत बुरी हालत थी उनकी। अरे भाई मंसूर, क्या हुआ क्या है तुम्हें? भाईजान आप ही पूछिए, हमको तो कुछ बता नहीं रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा भाईजान, 6 महीने हो गए। वहाँ शहर में अल्लाह जाने कितने टेस्ट करवा चुका हूँ। यहाँ खटिए पे पड़े रहने से ठीक हो जाओगे। नादरा, इसे जिला अस्पताल ले जाओ। जी भाईजान। ये सारी रिपोर्ट्स आपकी हैं? जी।
फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ तो दी होंगी ना? जी दी हैं। इन्होंने बताया हमको और हम इनको सही समय पर दवाइयाँ देते भी हैं। आपके शौहर को एड्स है और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्या कर क्या रहे थे तुम वहां शहर में? धंधे वाली के पास जाते थे? तो नादिरा तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी पीठ पीछे क्या गुलगिलाता फिर रहा है? तुम तो थी ना शहर में उसके साथ कुछ दिन के लिए। भाईजान, अब हमको क्या पता? हम तो वही जानेंगे ना जो ये हमको बताएंगे। तो तुम इन्हें खुश नहीं रख सकती थी? पता भी है कि इन्हें हुआ क्या है। अगर गांव वालों को पता चला ना तो थूकेंगे हम पर, हमारे पूरे खानदान पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुछ ही दिनों में अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए और ये सब तभी से शुरू हो गया। गांव में लोगों ने हमारी दुकान से कुछ भी खरीदना बंद कर दिया था। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। देख, अब तेरी दुकान से कोई भी कुछ नहीं खरीदेगा। भाईजान, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को कैसे पालेंगे पोसेंगे? आप ही कुछ कीजिए ना। हम किए, तभी तो तुम लोग गांव में अब तक हो। नहीं तो सब तो तुम्हें निकालकर गांव के बाहर फेंकना चाहते थे। हम तो यही कहेंगे कि गांव के बाहर जाकर कोई धंधा पानी ढूंढो। मंसूर को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। तुझको तो पता है ना राबिया और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था। ये राबिया कौन है और उसके शौहर के साथ क्या हुआ था? वो लोग इसी गांव में रहते थे। उनके शौहर को भी यही बीमारी हो गई थी, HIV वाली। बहुत परेशान हुए थे वो लोग, थककर गांव ही छोड़ गए। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ। मंसूर एक ट्रक ड्राइवर था। वो तो चला गया, लेकिन अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गया, जिनके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई दूसरा सहारा, और ना ही उनके पास ये रास्ता था कि वो अपना गांव छोड़कर कहीं और जाकर घर बसा सकें। हमने हाईवे पर खाने पीने की छोटी सी दुकान डाल दी। जब तक हम स्कूल से ना जाएं, अम्मी उस दुकान को देखती थी। और स्कूल से आ जाने के बाद हम और शहनाज मिलकर दुकान संभालते थे। फिर एक दिन हमारी अम्मी बहुत बीमार पड़ गई। पूरे दिन पानी की तरह पसीना बहता रहा। नादिरा, तुमको भी तुम्हारे शौहर वाली बीमारी है, तुम्हें भी एड्स है। इस बार जनाजा उठाने के लिए कोई भी नहीं आया।
हमारी 10वीं की परीक्षा के 4 दिन बाद ही अम्मी गुजर गई। हमने अम्मी को कहा था कि अगर हम पास हो गए तो हम शहर जाकर कोई नौकरी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। अभी तो हम अब्बू के सदमे से निकले ही नहीं थे कि हमारी अम्मी भी गुजर गई। अभी तो हम सोच ही रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे सबको। लेकिन गांव वाले तो हमसे कई ज़्यादा परेशान थे। वो तो इस गांव को हमारे साय से भी दूर रखना चाहते थे। भैया देखो, मंसूर को थी ये बीमारी और नादिरा को भी। इससे ये साफ है कि इन बच्चों में भी वो बीमारी ज़रूर होगी। एकदम पक्की बात है। जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, तभी तो ये दिन देखने नसीब हो रहे हैं। भाई मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे कहीं ये बीमारी हम सभी को ना निगल जाए। देखिए, ये बात सरासर गलत है। मंसूर ने गलत काम किए होंगे तो उसे ये बीमारी हो गई, और नादिरा उससे तो पता भी नहीं था, इसलिए वो भी बीमार पड़ गई। लेकिन इन बच्चों को ये बीमारी कैसे हो सकती है? हाँ, हमने सुना है कि ये बीमारी हवा पानी में घुलने से नहीं फैलती। भाईजान, आपकी अधकचरा जानकारी के चलते हम पूरी गांव के जान के ऊपर ये आफत नहीं पाल सकते। कासिम भाई, अब आपके मुंह बंद करके बैठे हैं। अरे मंसूर आपके छोटे भाई थे ना। भाई हम बोले तो क्या बोले, हम भी तो ये गांव के ही हैं। हमारी भी बीवी बच्चे हैं, हमें भी उनकी जान की फिक्र है। तो क्या आप रखेंगे इन चारों को अपने घर में? अरे ईका बात हुई। अरे हमारे रिश्तेदार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथों से अपना गला दबा ले। देखो देखो भाई, हम तो हसन, आलम, जहां और जमील की बात ही मानते हैं। हाँ, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए आफत है। अरे हमें जब मंसूर के बारे में पता चला तभी इन्हें उठाकर गांव के बाहर फेंक देना चाहिए था। देखिए, ये भी गलत होता। पिछली बार राबिया और उसके शौहर के साथ हमने वही किया था। सुदेश भाई, अब चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन ये बात हम कभी नहीं मानेंगे कि एक घर के लिए पूरे गांव को आग लगा दी। अरे भाई, ये तो मनमानी है। मनमानी नहीं है मजहर भाई, ये फैसला इतने लोगों ने मिल के लिया है, फिर आप दोनों के बोलने से क्या होगा? अरे हमें तो लगता है इनको यहाँ गांव में रखना ठीक बात नहीं है। हमारी छोड़ो, उनके चाचा का भी तो यही मानना है, अगर वो इनके साथ रहे तो ये बीमारी इनको भी लग जाएगी। बिल्कुल। वो मासूम बच्चे हैं, उन्हें इस तरह उठाकर गांव से बाहर ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? देखो भैया, अब हम उन्हें इस गांव में नहीं रख सकते हैं। हाँ, अगर आप सबकी रजामंदी है तो कब्रिस्तान में रहने की जगह दे सकते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, वो इस गांव का कब्रिस्तान है। हम अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगने उनके कब्र पर जाया करते हैं। तो भाई कोई और जगह बांधो इनके लिए। उनकी माँ बाप की कब्र के पास ये वहां रहेंगे तो किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा इनसे। आप लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अब आपको जो समझना है वो समझिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूरे गांव में गिद्ध मंडराएंगे और हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। भाई हमारे हिसाब से तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है। सुदेश भाई, इतने भी बेरहम नहीं है हम लोग। अरे उन बच्चों के खाने पीने का कुछ न कुछ इंतजाम कर दिया जाएगा। देखिए, उसकी फिक्र करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। भाई वो हमारा खून है, हमारे भाई के बच्चे हैं, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी। तो फिर ये तय रहा, आज से ये बच्चे कब्रिस्तान में अपने अम्मी अब्बू के कब्र के पास में ही रहेंगे। बड़े अब्बू आकर बोले कि अब तुम लोगों को घर छोड़कर कब्रिस्तान में ही रहना होगा। तब से हम लोग यहीं हैं। साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमें कोई काम दिलवा देंगे? हमारे भाई बहन बहुत छोटे हैं, हम 2 पैसा कमाकर इनका और अपना पेट पाल लेंगे। रेहान, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्या और कितना ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। पकड़। भाईजान, क्या हम लोग भी बीमार हैं? मालूम नहीं, लेकिन हम पढ़े हैं कि ज़रूरी नहीं ये बीमारी हमें भी हो। भाईजान, पानी खत्म हो गया है। हम लाते हैं।
भाई हम पूछते हैं आगे जांच करवा कर क्या हो। उनके अब्बू को बीमारी थी, अम्मी को बीमारी थी, अब ये तो मानी हुई बात है कि बच्चे भी बीमार होंगे। तो इस लॉजिक से तो आपको, आपकी पत्नी और आपके बच्चों को भी ये बीमारी होनी चाहिए। तो भाई आपके पास कोई दूसरा काम धाम नहीं है क्या? काहे गांव में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि हमें उनकी फिक्र नहीं है, हमारे भाई के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते हैं ना। और उन्हें गांव से निकालने का फैसला सिर्फ हमारा नहीं था भाई, पूरे गांव का फैसला था। पर कहाँ हमसे दूर है बच्चे, हमारे नजरों के सामने हैं, और हमारी बेगम रोज जाकर उन्हें खाना देकर आती है। वो बच्चे जिंदा तो हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। तो किसने कहा था उनके अब्बू को कि जाकर बाजार में मुंह मारे? हाँ? और उनकी अम्मी, उन्हें तो अपने शौहर की बिल्कुल फिक्र ही नहीं थी कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इन सब में उन बच्चों की क्या गलती है? देखो भैया, आप लोग पत्रकार हैं, गरम गरम खबर ढूंढ के उसे छापते हैं, लोग मजे लेकर उसे पढ़ते हैं, 2-3 दिन तक ऊहा करते हैं, फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। जाइए यहाँ से, हमारी जिंदगी को अपनी खबर मत बनाइए, जाइए। तो क्या मुंह देख रहे हो भैया, गोश्त पहुंचाना है, जल्दी करो। ला 1 मिनट। गांव वालों ने मिलकर उन बच्चों के लिए एक बहुत ही अमानवीय फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए उन गांव वालों को सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी उन बच्चों को वहां से निकालकर पुनर्वास करने की, उन्हें जांच की ज़रूरत है और एक बेहतर ज़िंदगी की। गांव वालों ने जो कुछ भी किया है ये उनकी अज्ञानता की निशानी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर गांव वाले को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वो भविष्य में किसी बीमार को या उसके घर वालों को गुनहगार मानकर गाँव से ना निकाले, बल्कि अपने अंदर के डर और अज्ञानता को दिल से निकाल कर फेंक दें। आशीष का आर्टिकल बहुत जल्द सबकी नजरों में आ गया। ये न्यूज दूर दूर तक फैलती गई, लोकल मीडिया से नेशनल मीडिया तक। अब ये सिर्फ एक छोटे से गांव की घटना नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। बच्चों के माता पिता की मौत एड्स की वजह से हुई है और बिना किसी मेडिकल जांच के इस पूरे गांव का मानना यह है कि इन बच्चों को भी एड्स है। 6 महीने से बच्चे इसी कब्रिस्तान में रह रहे हैं। इन्हें तो इतनी भी आज़ादी नहीं कि ये इस कब्रिस्तान में घूम फिर सके। इनका दायरा सिर्फ इनके माँ बाप की कब्र तक ही सीमित है। हम आशा करते हैं कि ये न्यूज़ देखकर हमारे प्रशासन की आंखें जरूर खुलेंगी। अभी अभी मिली ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे इस रिपोर्ट को हायर अथॉरिटीज़ भी देख रही है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल ने भी इन सब पर तुरंत एक इंक्वायरी करने का फैसला किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी इस रिपोर्ट ने प्रशासन को भी इन सब पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, दर्शकों, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें ट्वीट कीजिए, लिखिए #condemnchildren पर। तब तक कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं शिवांग सिंह, नेशन न्यूज़। जी 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे काशिम भाई, काशिम भाई, हाँ, चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया? अरे सारे टीवी चैनल्स पे आपके भतीजे और भतीजों की बात फैल चुकी है। जिला कार्यालय से फोन आया था, वो लोग आज ही यहाँ आ रहे हैं।
इन बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे डॉक्टरी जांच के लिए। अरे तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया था जो जनगणना के काम में सुदेश जी को शामिल किया। ये सारी सरदर्दी वहीं से शुरू हुई है। मम्मी आपको पता है वो आर्टिकल आग की तरह फैल गया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब उन बच्चों के लिए कुछ करेंगे? हाँ, अभी पहले तो उनको मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है और हायर अथॉरिटीज़ से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उन बच्चों को अब और परेशान ना किया जाए और साथ ही उन्हें रिहेबिलिटेट भी किया जाए। भगवान का शुक्र है, ये सब करने का कुछ तो फायदा हुआ। हाँ मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा आर्टिकल नेशनल हेडलाइन बन जाएगा। अच्छा है। मैंने इन सब के टेस्ट रिपोर्ट्स देख लिए हैं। ये बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं सबकी तरफ से तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी किया गया वो बहुत गलत था, लेकिन अब तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बच्चे HIV पॉजिटिव नहीं हैं, इन्हें एड्स नहीं है। इन बच्चों को बीमार मानकर आपने जिस तरह की ज़िंदगी इन्हें जीने के लिए मजबूर किया, ये बहुत गलत था। इन बच्चों के ऊपर हुए अत्याचारों को देखते हुए और ये जानने के बाद कि इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। देखिए, आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन बार बार ये मत कीजिए कि उनको देखने वाला कोई नहीं है। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं और अल्लाह जानता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो मजबूरी में किया है। फिर हमने इनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा था, इनकी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, खाना कपड़ा सब। तो ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए, खाना देना, तन ढकने के लिए कपड़े देना काफ़ी है? ये बच्चे यहाँ अपने घर में रहना चाहते हैं, एक आम इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्या ये इनका अधिकार नहीं है? मैं आपको यहाँ बस यही बताने आई हूँ कि अब आप इन बच्चों को और परेशान नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि आप लोग ये मानते हैं कि आपसे गलती हुई है और अब आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। स्मृति जी, इस पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम किसी और को बहिष्कृत नहीं होने देंगे। जी, हम भी आपको अपनी ज़ुबान देते हैं। देखिए, अब जब हमें पता चल चुका है कि इन्हें इनकी अम्मी अब्बू वाली बीमारी नहीं है, तो हम भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे ये हमारे भाई के बच्चे हैं, हम अपने इन बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हम तुमसे कह रहे थे ये हमारी पहली बार नहीं है, हमारी पहली। छोड़ो इसे, छोड़ो। और कितना टाइम लगेगा? देरी हो रही है। बस बस आई भाईजान, चलो 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 चल। प्रशासन ने उन बच्चों को एक जमीन आवंटित की है ताकि वो वहां अपना नया घर बनाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। बच्चों का एडमिशन एक नए स्कूल में करवा दिया गया है। उनके चाचा कासिम से कहकर बच्चों का एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया है जिसमें सरकार द्वारा दी गई मुआवजे की राशि को जमा किया गया है। रेहान ने काम शुरू कर दिया है, बाकी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। शहनाज घर का काम संभालती है। अब उन बच्चों के प्रति गांव वालों का रवैया भी बदल गया है। अब वो उन्हें परेशान नहीं करते हैं और साथ ही साथ गांव में एड्स को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। बच्चों की जिंदगी अब फिर से सामान्य हो रही है, वैसी जैसी जिंदगी पर किसी भी इंसान का हक होता है। गांव के कुछ लोगों और एक ब्लॉक लेवल की कार्यकर्ता ने कुछ गलत होते देखा और अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। उनका बेटा एक न्यूज़ रिपोर्टर, उसने अपने दायरे से बाहर जाकर उन बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश की।
और सब ने मिलकर उन बच्चों की सहायता की। इन सब को देखकर एक बात जहन में आती है कि वो सारे क्षेत्र, प्रांत और गांव जो दूर बसे हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जुड़े रहने के बाद भी बहुत सी जरूरी चीजों से वंचित रह जाते हैं। आजादी के 67 सालों के बाद भी हमारे देश का सच यही है कि ऐसे बहुत से शहर हैं जिनका विकास हुआ है, जिनके पास जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं, लेकिन ऐसे इलाकों और ऐसे गाँव की भी कमी नहीं है जिनके पास ये सुविधाएं बिल्कुल नहीं पहुंची। इन बच्चों को उनकी जिंदगी वापस मिल गई, ये सच में बहुत ही सराहनीय बात है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि कोई भी इंसान तब तक बर्दाश्त करता रहे जब तक उसकी परेशानी पर किसी की नजर ना पड़े, जब तक कि कोई और आवाज ना उठाए? क्या ये जरूरी है कि किसी भी चीज को तब तक सहना पड़े जब तक कि सबका ध्यान उस पर ना जाए और वो उसे ठीक करें? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।